हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन स्टार्ट किया था। हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व भी किए थे। आप लोगों को मैंने ये एक्सरसाइज भी दी थी और इस एक्सरसाइज के बाद आप लोगों को उसका पीडीएफ सॉल्यूशंस भी मिल गया था। तो आप लोगों ने तो खुद ही उसको इतनी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ तो एक इक्वेशन, जैसे ये जो भी सम्स वगैरह है, इसमें आपको दिख रहा है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है, बस आपको उसका रूट या उसका सोल्यूशन निकालना था। इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अगर ऐसा हो कि आपको इक्वेशन नहीं दिया रहे, आपको खाली सिचुएशन दिया हुआ हो एंड आपको इक्वेशन खुद बना के उसको सॉल्व करना हो, तो कैसे करेंगे? मतलब जैसे कि बचपन में करते थे ना, 2+3 = 5। जैसे अगर पूछा जाए आपको 2+3 बताओ, तो आप लोग क्या करते थे? काउंट करते थे एंड 5 लिखते थे। एकदम छोटी क्लास की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे जब बड़े क्लास में गए तो प्रॉब्लम सम्स आने लगे। याद है आपको? प्रॉब्लम सम्स में क्या होता था? अनिल हैज 2 flowers एंड नाउ ही गिव्स 1 to सुमन, नाउ हाउ मच ही हैज। तो देखा जाए तो उसमें वही एडिशन सब्ट्रैक्शन यही होता था, बट प्रॉब्लम सम्स की तरह उसको दिया जाता था और फिर आपको उसको समझ के ये 2+3 5 ये इस टाइप का चीज करना पड़ता था। ये तो बहुत बचपन की बात हो गई। वही एग्जैक्ट वही चीज आपके साथ यहाँ इक्वेशंस में भी होगी। अभी तक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पता है कि मुझे अच्छा एक्स निकालना है यहाँ पर। अब आगे चल के हम लोग प्रॉब्लम सम्स टाइप का इक्वेशन करेंगे और उसको करने में बिलीव भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं उसके तरफ। पेज नंबर है हम लोग 2.3 में, जहां पर कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आओ। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना जैसे कि आपको प्रॉब्लम सम पढ़ने दिया गया है और उसको आपको पूरी तरीके से समझना है पहले। ठीक है, पहले कुछ सॉल्व करने की कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें खाली समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अगर हमने समझ लिया, अगर हमने इक्वेशन ठीक बना लिया, तो इक्वेशन तो सॉल्व करना हमें आता ही है। हमें खाली इस पे ध्यान देना है कि इस टाइप के सम्स में हमें इक्वेशन एकदम सही, एकदम परफेक्ट इक्वेशन बनाना है। ठीक है, so the denominator of a fraction exceeds the numerator by 5 and if 3 be added to both the fraction becomes 3/4. Find the fraction. Okay, इसका मतलब हमें एक फ्रैक्शन निकालना है। अरे बाप रे, फ्रैक्शन का मतलब क्या? फ्रैक्शन का मतलब होता है समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। वो जो चीज होती है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं ना, जैसे कि 2/3, जैसे कि 3/4, जैसे कि 5/6, इस टाइप का चीज फ्रैक्शन होता है। तो अगर फ्रैक्शन हमें निकालना है तो यानी ऊपर में भी कुछ मिसिंग है और नीचे में भी कुछ मिसिंग है। हमने क्या सीखा था कि एक वेरिएबल जब होता है तो वो सिंपल इक्वेशन होता है, और जब दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस होते हैं तो वो साइमल्टेनियस की तरह सॉल्व होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये साइमल्टेनियस है या लीनियर है, ये क्वेश्चन ही आपको इसको सॉल्व करके देगा। बिलीव मी, इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। ठीक है, कैसे? चलो वापस से अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और अब मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद समझ जाओगे। चलो देखो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी जो नीचे का पार्ट है डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है? एक्सीड्स मतलब वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, उससे ज्यादा। एक्सीड्स, एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, यानी न्यूमरेटर जितना है उससे डिनोमिनेटर पार्ट ज्यादा है। तो हो गया ना हमारा काम। अगर हम अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन में वेरिएबल होता था एक्स वाला पार्ट, हमें किसी को भी एक एक्स मान लेना है, तभी तो इक्वेशन बना पाएंगे। कोई एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। तो हम लोग न्यूमरेटर को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स। तो अगर मैं लिखूं यहाँ न्यूमरेटर में एक्स, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। तो अगर न्यूमरेटर एक्स है तो डिनोमिनेटर क्या हुआ? एक्स प्लस 5, है ना? अगर आपके पास 5 चॉकलेट है और आपकी बहन के पास आपसे 5 ज्यादा है, तो 5 + 5 हुआ। ठीक लिखा हमने। ये तो हमारा फ्रैक्शन बन गया। देखो ना, ऊपर और नीचे मुझे अलग अलग डिजिट लेना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन ने ही बता दिया कि अगर ऊपर वाला एक्स है तो नीचे वाला एक्स प्लस 5 है। अब क्या बोल रहा है आगे देखो। अब इसके बाद 3 भी एडेड टू बोथ द, अच्छा इसमें ये लोग ने क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4।
बोला जा रहा है कि 3 अब इन्होंने ऐड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसका मतलब ये मत कर देना कि +3/3, इस तरीके से नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग 3 ऐड कर दो, यानी यहां ऐड कर दो, यहां। जैसे कि हाइपोथेटिकली जस्ट बोल रही हूँ, एकदम अज्यूम करके कि सपोज ये फ्रैक्शन होता 7/12, सपोज इसमें अगर 3 ऐड करना है तो +3 और नीचे +3, तो ये हो जाएगा हमारा 10/15, इस तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब हम 3 को ऊपर में और नीचे दोनों जगह ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 3/4। इसका मतलब ये पूरा पार्ट जो हमने यहाँ लिख रखा है ये फ्रैक्शन बन जाता है 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। अरे इक्वेशन तो हमने बना लिया, अब आगे क्या सॉल्व करना है बस। देखा, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो वो बोले जा रहे हैं बस उसको इक्वेशन बनाते रहो। इक्वेशन आपने एक बार ठीक बना लिया तो सोल्यूशन आपका राइट होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो ये हमने बना लिया इक्वेशन, इसको तो सॉल्व करना है, ये तो आप खुद ही कर लोगे, करो इसको सॉल्व। x+3 आ जाएगा इधर और नीचे क्या आएगा, x+5+3 x+8 इज इक्वल टू 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 को इस साइड लेके आएंगे, 4 ब्रैकेट x+3 और x+8 को उधर लेके जाएंगे। बस अब आप इसको सॉल्व करो। 4x + 12 इज इक्वल टू 3x + 24 और 4x इधर है, 3x को ले आते हैं तो 4x - 3x विल बी x इज इक्वल टू 24 - 12 विल बी 12। तो x आ गया हमारा 12, तो यानी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था वो 12 आ गया। अब देखो ये गलती नहीं करोगे अरे मेरा 12 आंसर आ गया, 12 को टिक करके आना है, नहीं, हमें तो क्या करना है, हमें फाइंड द फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन निकालना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो न्यूमरेटर अगर 5 है तो हमें डिनोमिनेटर के बारे में क्या पता है कि डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, यानी 12 + 5 विच इज इक्वल टू 12/17। तो ये होगा हमारा आंसर। चलो मैच कर लेते हैं। यस, द आंसर इज 12/17। एक चीज कितनी बढ़िया है, आपको तो एग्जाम में एमसीक्यू है, आपके एग्जाम में आपको एक एक स्टेप करके नहीं दिखाना है। तो जो बच्चे थोड़ा फास्ट ये चीज कर सकते हैं उनको हम सोचेंगे कि वो फास्ट ही करे, वो 2-3 स्टेप में ही पूरा इसको फिनिश कर ले, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला और भी मजेदार है, ये आप लोगों ने स्कूल में भी किया हुआ है। चलो, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age. Find his present age. मैंने बहुत बच्चों का ये डर देखा है कि मैम एज वाले सम्स जो होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। वो आज अभी का एज, इसका एज, उसके फादर का एज, सन एज, ये सब बहुत बार आपके स्कूल में भी रहते थे एंड कुछ बच्चों को इससे बहुत डर है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, आपने कभी क्वेश्चन को ठीक से समझने की चेष्टा नहीं की। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से समझोगे और उसको फिर इक्वेशन बनाओगे तो आपको ये सम करने में बहुत मजा आएगा, बिलीव मी। चलो अभी हम लोग साथ में करते हैं। क्या बोला जा रहा है, थ्राइस ऑफ एज। चलो इसके लिए सबसे पहले ए का, जो भी ए का नाम का व्यक्ति है उसका आज का एज ले लेते हैं एक्स। कुछ ना कुछ को तो वेरिएबल लेना है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप किसको एक्स ले रहे हो। तो ठीक है, लेट एक्स बी एज प्रेजेंट एज, फाइन। अब क्या बोल रहा है कि थ्राइस ऑफ एज 6 years ago। तो अब बताओ, अगर ए की एज आज एक्स है, आपकी आज एज है 20 years, तो 6 साल पहले, 6 है ना, हाँ, 6 साल पहले आपकी एज क्या थी, 20 थी, नहीं क्या थी आपकी एज 6 साल पहले, 20 - 6 14 साल की एज थी। तो अगर आज ए की एज एक्स है तो 6 साल पहले ए की एज क्या थी, बस इतना बताओ मुझे। ए की प्रेजेंट एज आज एक्स है, तो ए की एज 6 years ago क्या थी, x - 6। इसमें पूछने की क्या बात है, सिंपल। अब क्या बोला जा रहा है, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago।
अब क्या है, इसको एकदम ध्यान से समझो। इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 years ago, अब ए की एज 6 years ago तो निकाल लिया है, अब इसका क्या बोला है, इसका बोला है थ्राइस निकालना है, थ्राइस। तो इसका चलो थ्राइस कर लेते हैं, तो 3 ऑफ x माइनस 6, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इक्वेशन बना हुआ रखना, अब इसी में ही हम लोग और इक्वेशन ऐड करते जाएंगे। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इससे सब्ट्रैक्ट करना है कि इसको किसी से सब्ट्रैक्ट करना है। दिस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, तो यानी 3 माइनस 2 होता है, यानी ये पार्ट जो है, जो अभी हम लोग ऑलरेडी निकाल लिया है, ये किसी से सब्ट्रैक्ट होगा। किससे सब्ट्रैक्ट होगा, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है x, ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज मतलब 2x। आज आपकी एज है 20, आपकी एज का डबल कितना है 40, तो 2x इस साइड आ गया माइनस के इस साइड, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है। द रिजल्ट वुड बी मतलब इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज। वाह, प्रेजेंट एज है x, फाइंड एज प्रेजेंट एज। देखो हमने कितनी इजीली इक्वेशन को बना लिया। थ्राइस ऑफ एज thrice of age 6 years ago will be subtracted from twice his present age, and the result would be x, that is his present age. Fine, equation बन गया, अब तो solve करना है, उसमें तो आप लोग चांप हो, करो। 2x minus 3x plus 18 is equal to x, इसको और लिखेंगे हम लोग, और 2x minus 3x कितना होता है, माइनस x, माइनस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स, तो अब माइनस एक्स, अब माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स विच इज 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/2 विच इज 9। सो एज प्रेजेंट एज इज 9 years। आपने देखा एज का मैटर कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली क्वेश्चन को समझ के फॉर्मूला मतलब उसका जो इक्वेशन है वो बनाना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। A number consists of 2 digits. The digits in the tens place is twice the digit in the units place. Okay. If 18 be subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. अब ये क्या कहानी है भाई, ये ऐसी कहानी है कि एक नंबर है। नंबर कैसा होता है, नंबर ऑफ 2 digits है। 2 digit नंबर कैसा होता है, 28, 48, 99, 88, इस टाइप का 2 digit नंबर होता है, करेक्ट बात है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मैं 28 लिख रही हूँ, चलो इतनी सारी की तो ज़रूरत नहीं है, एक लेते हैं खाली 28। अगर मैं अब 28 लूँ तो 28 का मतलब क्या, 2 + 8 होता है। 28 कैसे निकल के आता है, आप लोगों ने बचपन में क्या ना, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, अरे बाप रे वो सब की यहाँ पर एप्लीकेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको खाली याद तो होगा क्या पढ़ा है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, ये सब ही क्या है। इसके बाद अगर 1 लगा देंगे तो ये 100 हो जाता है, तभी तो बोलते हैं ना 128। तो 28 की अगर बात करें तो 2 + 8 थोड़ी होता है, 28 क्या होता है, 28 होता है 20 + 8। एक्सपेंशन किया था ना बचपन में, याद करो, एक्सपैंड द नंबर्स, आपको बड़े बड़े नंबर्स दे देते थे ऐसे 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 करके, और इसको बोलते थे एक्सपैंड करो। तो क्या करते थे हम लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 8 1 2 3 प्लस 90 प्लस 9। याद आया आपको इससे, यही चीज हम लोग को यहाँ पर करनी है अभी। अब बताओ 28 को एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, 28 को एक्सपैंड करेंगे तो 20 + 8 होगा, है ना। यानी जो यूनिट्स डिजिट में रहता है वो तो सिंगल डिजिट रहता है, और जो टेंस के डिजिट में रहता है वो डबल डिजिट में रहता है ना। तो अब मैं ये क्यों सिखा रही हूँ वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। तो अब मुझे बोला गया है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digits, द डिजिट इन द टेंस प्लेस, डिजिट इन द टेंस प्लेस मतलब यहाँ पर यूनिट्स होता है, यहाँ टेंस होता है, तो डिजिट इन द टेंस प्लेस जो है वो ट्वाइस है डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस के। तो हम लोग एक काम करते हैं, यूनिट्स प्लेस को ले लेते हैं x, यूनिट्स प्लेस को ले लेते हैं x। अब हमें क्या बोला है कि जो 10 के प्लेस में यहाँ पर जो डिजिट है वो ट्वाइस है यूनिट के डिजिट से, ट्वाइस है मतलब 2 × x है। वाह ये तो इजी है, 2x है।
ओके, तो अब मुझे आप ये बताओगे कि हमने डिजिट तो बना लिया, बट इसको कैसे लिखेंगे? अब 2xx थोड़ी लिखेंगे। अगर 78 है तो इसको 7 + 8 थोड़ी लिखेंगे, या फिर मतलब किस तरीके से लिखें इसको? यहाँ तो वेरिएबल है, तो अगर मैं 78 को 70 + 8 लिखूं तो कोई गलत बात है क्या? नहीं, ठीक बात है। तो वैसे ही हम लोग इसको लिख देते हैं 2x + x, लेकिन 2x + x लिखने से तो ये 3x हो जाएगा, तो मीनिंग चेंज। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर जो डिजिट है, यहाँ पर इसको हमने 70 किया ना, तो इसको भी तो इंटू 10 करना पड़ेगा। यही यहाँ पर गूगली है। 78 को अगर हम 70 + 8 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर जो डिजिट है वो तो इंटू 10 हो रहा है ना, क्योंकि वो 10th डिजिट में है, मतलब 10th प्लेस में है, तो 2x भी हो जाएगा इंटू 10। या तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक तो, कि चलो ये होगा 2x इंटू 10 यानी 20x + x, ये आ गया हमारा डिजिट। सो वी हैव फाइनली मेड द डिजिट। चलो डिजिट तो आ गया। अब क्या बोला गया है? टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, यहां तक हमने कर लिया। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब ये जो हमारे पास नंबर है इसमें से 18 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब अब इक्वल टू जो आंसर आएगा उसमें डिजिट्स अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। वाओ, मतलब अगर यहाँ पर x और यहाँ पर 20x है तो x यहाँ चला जाएगा और 20x यहाँ आ जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं, टेंस और यूनिट्स थोड़ी रिवर्स हो रहे हैं। यूनिट्स और टेंस थोड़ी ना रिवर्स हो रहे हैं। अगर x यहाँ था और 20x यहाँ था तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ x आ जाएगा, ये यहाँ 2x आ जाएगा, तो इंटू 10 कहाँ जाएगा? इंटू 10 किसके साथ होगा? इंटू 10 यहाँ पर ही रह जाएगा कि यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा? नहीं, इंटू 10 हम तो टेंस के डिजिट के लिए कर रहे थे ना, तो अभी टेंस के जगह पे, बड़ी जगह पे कौन आ गया? x आ गया है, तो x बन जाएगा इंटू 10, यूनिट्स रह जाएगा 2x, तो हमारा डिजिट क्या बन जाएगा? 10x + 2x। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार और सुन लो। जब हम लोग बोल रहे हैं कि डिजिट्स अपना प्लेस चेंज करेंगे, तो डिजिट्स प्लेस चेंज करेंगे, टेंस और यूनिट्स नहीं। टेंस हमेशा इस साइड पे ही रहेगा, तो जो इंटू 10 है वो इस डिजिट को मिल जाएगा, और ये जो डिजिट है उससे इंटू 10 हटा लिया जाएगा, वो 2x हो जाएगा। बस एज सिंपल एज दैट। अब हमारा इक्वेशन तो बन गया है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए कर लीजिए। 2x 20x + x is 21x minus 18 is equal to 10 + 2 is 12x। तो 21 इधर आ जाएगा, 12x इधर आ जाएगा, तो 21 - 12 कितना? 9x is equal to 18, x is equal to 2। अब खाली 2 निकालने से हो गया? नहीं, यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर, यानी पूरा नंबर निकाल के देना है आपको। चलो इसमें तो बहुत मजा आएगा, पता चल जाएगा। 2 अगर ये नंबर है मेरा, चलो इसको रब कर लेते हैं। मेरा 2 क्या आया था? 2 आया था मेरा यूनिट्स डिजिट में। हमने क्या किया था? यूनिट्स डिजिट को ना x लिया था, भूलना मत ये चीज। यूनिट डिजिट्स को हमने 2 लिया था, x लिया था, तो x का वैल्यू 2 आ गई। अब हमें इसके बारे में क्या मालूम है? टेंस के बारे में, कि जो टेंस प्लेस में डिजिट है वो ट्वाइस द नंबर है, वो 2x था, तो 2 × 2 4 हो गया, तो यानी नंबर क्या है मेरा? 42। अब देखो, आंसर चेक करने का सबसे बढ़िया उपाय यहाँ पर क्या है कि आपने सही किया है कि नहीं। अब इस 42 के साथ ये सब करके देखो जो इसमें लिखा है। बोला जा रहा है कि जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट में जो नंबर है और जो टेंस डिजिट में नंबर है, टेंस डिजिट वाला यूनिट डिजिट का डबल है, तो वो तो हमने फुलफिल कर दिया। अब बोला जा रहा है कि अगर इसमें से 18 माइनस करें, तो 42 - 18 करें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, और देखो सही में 42 - 18 करने से 24 आया, डिजिट्स रिवर्स हो गए। इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ से तो हम देख पा रहे कि करेक्ट है, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इस टाइप के इक्वेशंस आप खुद से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप एकदम श्योर हो सकते हो कि ये आंसर तो मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं। फॉर अ सर्टेन कमोडिटी, अरे बाबा रे, यहाँ पर तो डिमांड सप्लाई है, इकोनॉमिक्स है, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है।
For a certain commodity, the demand equation giving demand D in kg for a price P in rupees per kg is. डिमांड इक्वेशन क्या होता है? डिमांड इक्वेशन का मतलब अगर प्राइस इतना हो तो डिमांड कितना, अगर प्राइस इतना हो तो डिमांड कितना, उसके लिए एक इक्वेशन बना दिया है. अब ये इक्वेशन बनाने से बहुत इजी हो जाता है. क्या इजी हो जाता है? D इज इक्वल टू 100 10 माइनस P. इसमें क्या हो जाता है कि अगर प्राइस में बोलूँ कुछ 1 है तो डिमांड कितना आएगा, प्राइस में बोलूँ 2 है तो डिमांड कितना आएगा, P के कितने भी वैल्यूज हो उसकी डिमांड कितना आएगा वो आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा. सो यू कैन फाइंड द डिमांड व्हेन P इज इक्वल टू anything, any value. You can find numerous values of demand when P is having any value. इसीलिए ये इक्वेशन बना के दिया है. ठीक है, आगे. ओके, इसके बाद सप्लाई इक्वेशन भी दिया है. फॉर अ प्राइस P इन रुपीज. अच्छा, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है उसके लिए भी एक इक्वेशन बना के दे दिया है. S इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट P माइनस 3. अब मार्केट प्राइस ऐसा है कि डिमांड इक्वल सप्लाई है. मार्केट प्राइस इस तरीके का है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है, यानी डिमांड का जो इक्वेशन है और सप्लाई का जो इक्वेशन है वो इक्वल है. तो हमें क्या करना है? मार्केट प्राइस निकालना है और क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड निकालना है. सबसे पहले मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मार्केट प्राइस ऐसा है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है. तो डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे साथ में और मार्केट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद इसके बाद की बात करेंगे. तो क्या बोला गया है कि डिमांड और सप्लाई का जो इक्वेशन है वो सेम होना चाहिए. तो कर लो. 100, पहले डिमांड का इक्वेशन लिखते हैं. 10 माइनस P इज इक्वल टू सप्लाई का इक्वेशन क्या है? 75 P माइनस 3. इससे आपको देख रहे हो D और S तो गायब हो गया, खाली एक वेरिएबल आ गया पूरे में विच इज P. ये एक वेरिएबल. अब ये वेरिएबल निकाल लेंगे तो प्राइस पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा प्राइस है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल आएगा. चलो सॉल्व कर लो इसको. ओके, इसको खोल लेते पहले. यहाँ पर 100 into 10 is what? 100 into 10 is 1000 minus 100p is equal to 75p minus 75 into 3 is 15 to 25. अब इसको सॉल्व करिए. ये तो आप लोग कर लोगे. अब इसको इस साइड ले जाते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको इधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव. चलो, 1000 plus 225 is 1225 is equal to 100 plus 75 is 175p. तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी अब? 1225 by 175. चलो निकालो. 1225 divided by 175. 7. तो मार्केट प्राइस क्या आया? ₹7 पर kg. ठीक है, अब तो हम लोग यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया कि फाइंड द मार्केट प्राइस. अब क्या बोला है? अब ये बोला है कि क्वांटिटी बताओ जो बॉट एंड सोल्ड किया जाएगा. क्वांटिटी बताना है कि डिमांड और सप्लाई कितना होगा जब प्राइस होगा 7. एक बात मुझे ये बताओ, अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ऐसा प्राइस निकालो जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, और अब मैं बोल रही हूँ वो डिमांड और सप्लाई दोनों निकाल के दो. तो एटलीस्ट इतना तो समझ में आता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा इस केस में, क्योंकि ऐसा ही प्राइस हमने निकाला है जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल हो. तो अब कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे P को और जो क्वांटिटी निकालेंगे वही डिमांड और सप्लाई में दोनों में इक्वल आएगा. इसको हम लोग चेक कर लेते कैसे, दोनों इक्वेशन में डाल के. चलो ठीक है, इसको मैं रब कर दे रही हूँ. चलो करते हैं. सबसे पहले डिमांड वाला इक्वेशन में डालते हैं. 100 इंटू 10 माइनस P. P की वैल्यू पता चल गई है 7. तो 100 इंटू 10 माइनस 7. 10 माइनस 7 इन 3. 100 इंटू 3 इज 300. अब मैंने जो दावा किया है कि इस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल आएगा क्योंकि हमने प्राइस ही वैसा निकाला था. चलो चेक कर लेते हैं. सप्लाई के इक्वेशन में डालो. सप्लाई के इक्वेशन में क्या है? 75 इंटू P माइनस 3. P की वैल्यू क्या लेनी है? 7. 75 इंटू
7 minus 3, 75 into 4, and 75 into 4 is 300. देखा? तो यानी 300 kgs अगर 7 रुपीज में बिके या खरीदे तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो ये हमने कर लिया। वह एक्सरसाइज आ गई। इसका मतलब सम्स जो भी होंगे एक्सरसाइज में वो कुछ इसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग खुद से ये करोगे, पर चलो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। खाली मैं आपके साथ एक बार एक डिस्कशन कर लेती हूँ, फिर आप इक्वेशन आपके साथ बना लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है, करते हैं इसको। फर्स्ट सम देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। ओके, चलो करो। बोला जा रहा है कि दो नंबर है तो दो नंबर का सम 52 है, यानी 52 दोनों को मिला के आता है। तो चलो एक नंबर को ले लेते हैं x। यू शुड रिमेंबर दिस कि आप किसको x ले रहे हो। एक नंबर को अगर x लेते हैं और दूसरा नंबर क्या होगा फिर, अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है, आपकी बहन के पास 5 है, तो जो दोनों को मिला के कितने हुए 10। तो अगर मैं बोलूं आपके पास 5 है तो बहन के पास कितने 10 माइनस 5। तो अगर एक नंबर x है और दोनों को मिला के 52 आता है तो दूसरा नंबर क्या है 52 माइनस x। यस, इस तरीके से नंबर्स बनाने हैं। अगर एक x है तो दूसरा है 52 माइनस x। अब देखो x प्लस 52 माइनस x करोगे तो इनका एडिशन क्या आएगा, x कैंसिल 52, यानी हमने सही सोचा है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। और एक चीज क्या बोला गया है, एंड द डिफरेंस इज 2, यानी ये नंबर माइनस ये नंबर इज 2। अब आप मुझे बोलोगे मैम आपको कैसे पता कि ये नंबर माइनस ये नंबर 2 है कि ये नंबर माइनस ये नंबर 2 है। दोनों में से कुछ भी लोगे ना तो भी आंसर राइट आएगा। तो अगर आपका मन करे कि दिस माइनस दिस करने से 2 आना चाहिए तो वैसे लीजिए, दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 आना चाहिए तो वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या बताया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि x माइनस जो दूसरा नंबर है उसका आंसर आ रहा है 2। बन गया ना इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, बस इतना सही है। सम सॉल्व। अब आपको इसके आगे खाली सोल्यूशन निकालना है। तो चलो सॉल्व कर लो इसको। x माइनस 52 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, x कैंसिल 52 इक्वल टू 2, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं करना है। साइन को ध्यान में रख के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो x प्लस x हो गया 2x माइनस 52 इज इक्वल टू 2, या फिर 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 52 हो जाएगा यहाँ 54, और x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 27, यानी एक नंबर आ गया मेरा 27। तो दूसरा नंबर भी निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा 52 माइनस x, तो 52 माइनस 27 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25। ठीक है, अब देखो क्रॉस चेक मैंने बताया था ना कैसे कर सकते हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 52, तो दोनों को ऐड करने से तो 52 आ रहा है, एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो देखो 27 और 25 का डिफरेंस 2 है क्या, बिल्कुल है, यानी मेरा ये आंसर करेक्ट है। तो वी विल मार्क दिस आंसर एज सी। ठीक है, तो सी है मेरा करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलाओ नेक्स्ट सम में आओ। नेक्स्ट सम में क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड्स, वन ऑफ एट साइड्स देखा इट होगा, ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। चलो बना के देखते हैं। नंबर 2 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, चलो अच्छा से रेक्टेंगल बनाते हैं। वाह, अच्छा हमें बता रहे हैं कि डायगोनल है 5 सेंटीमीटर और कोई भी एक साइड है 4 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 4। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ, ये याद है आप लोगों को। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। अब ये तो मेरे पास है लेकिन ये तो नहीं है, यानी मेरे पास आप बोल सकते हो लेंथ है लेकिन ब्रेथ तो नहीं है, तो ब्रेथ तो निकालना पड़ेगा। ब्रेथ निकालने में कौन हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स के तो सारे कॉर्नर्स राइट एंगल होते हैं, तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ये पार्ट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर को ले लो चलो 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, यही तो निकालना है। तो 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16 और परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता, तो निकाल लेते हैं अब इसको। 25 माइनस 16 हो जाएगा इधर, 25 माइनस 16 इज 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 आता है? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू हो गई 3, यानी हमने एक साइड आराम से निकाल लिया विच इज 3, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया निकालना है, तो वेरी सिंपल, एरिया निकालो 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर विच इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो आंसर है, जी हाँ आंसर है 2 का बी, तो ये हम इसमें लिख देंगे बी। चलो बढ़िया बात। 3 देखो, देखो मैं तो बोल रही थी खाली क्वेश्चन निकाल के दूंगी, मैंने तो सम्स ही सॉल्व करा दिए, कोई बात नहीं आगे आपको भी करना है। 3 देखो, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है चलो नए पेज में करते हैं। डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, यानी 56 मेन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को क्या लेंगे? x, मैंने आपको अभी सिखाया अगर एक को x लेते हैं तो एक 56 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें 56 को डिवाइड करना है ना 2 पार्ट में। अब डिवाइड मतलब ये मत समझो कि डिवीजन 56/2, ऐसा नहीं है। 56 को ऐसे 2 पार्ट में बनाओ कि अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाता है 56 माइनस एक्स। तो अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका जो फर्स्ट पार्ट का थ्राइस है, ठीक है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स, मतलब ये दूसरे से ज्यादा है, तो एक्सीड्स यानी माइनस 1/3 of the second part, 1/3 is 1/3 of the second part यानी 56 minus x by 48, यानी ये पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट का 1/3 से 48 ज्यादा है। तो जो लैंग्वेज लिखा है उस लैंग्वेज को खाली इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो 3 times of the first part minus 1/3 of the second part is equal to 48. So now this is clear. तो अब आपके पास इक्वेशन रेडी है, अब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। आई विल नॉट सॉल्व दिस। 1/3 ऑफ को हम लोग करते हैं इंटू 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। चलो इसको अब आप सॉल्व कर लोगे। 3x माइनस 56/3 माइनस माइनस प्लस x/3 इज इक्वल टू 48। अब 3x प्लस x/3 इज इक्वल टू 48 प्लस 56/3। अब इसको आई एम नॉट सॉल्विंग एनी फर्दर, इसको अब आप खुद से सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो सम नंबर 4। सम नंबर 4 में क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ये देखो वापस वही वाला जैसे हमने एग्जांपल में कहते हैं ना, वैसा ही टाइप का है, तो एटलीस्ट अब आपको डिजिट्स वाला चीज समझने में दिक्कत नहीं है। बाकी इक्वेशन बना लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। If 18 be subtracted from it, the digits in the resulting number will be equal. The number is, चलो ठीक है, sum of the digits of a 2 digit number is 10.
बोल रहा है कि 2 डिजिट है। अब हमने क्या सीखा था कि अगर यूनिट डिजिट x है तो इसका जो इधर का पार्ट है वो समथिंग इंटू 10 होता है, ये तो हमने सीख लिया था। तो क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, यानी अगर यूनिट डिजिट x है तो टेंस के डिजिट क्या है 10 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के 10 आता है। ठीक है ना, ये बात तो समझ गए आप। अगर x समझ लो 4 है तो सेकंड वाला जो डिजिट है टेंस डिजिट वो 10 माइनस 4 यानी 6, क्योंकि दोनों को मिला के 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हो गया 10 माइनस एक्स। अब दिस पार्ट इंटू 10 करना है क्योंकि ये टेंस प्लेस में है, तो 10 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये नंबर तो समझ गए। अब क्या बोल रहा है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अब इस नंबर से हमें 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। अरे किससे इक्वल, अब यहां देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रिजल्टिंग नंबर आएगा, जो इसका आंसर आएगा ना, उसमें जो यूनिट्स डिजिट में है और जो टेंस डिजिट में है वो दोनों नंबर सेम है। हम इतना कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था कि द रिजल्टिंग नंबर विल बी बोथ द डिजिट्स विल बी इक्वल या ऐसा कुछ, तो थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू है, तो वो मैंने आपको लैंग्वेज का इश्यू ठीक करा दिया। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ऐसा क्या नंबर है जो यहाँ और यहाँ इक्वल आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओगे कि जो रिजल्टिंग नंबर है दैट विल बी इक्वल का यहाँ पर ये मतलब है कि उन दोनों को ऐड करने से, उन दोनों को ऐड करने से एक इक्वल नंबर आएगा। मतलब 10 तो आएगा ही उन दोनों को ऐड करने से, इसको भी दोनों को ऐड करने से 10 आ रहा था। अब इन दोनों को हम लोग ऐसा क्या नंबर लिखें कि दोनों का इक्वल आए, मतलब दोनों का सम आए 10 और वो दोनों नंबर इक्वल है। बहुत सिंपल है यार, सोचो, अगर यहाँ को भी x ले रही हूँ और यहाँ को भी x ले लूँ, अब मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों डिजिट इक्वल है, तो यानी ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10, यानी x आ रहा है 5। हाँ, तो 55 लिखेंगे तो इन दोनों का डिजिट भी इक्वल आ गया और दोनों का सम भी 10 आ गया, तो हमने यहाँ का रिजल्टिंग नंबर निकाल लिया। रिजल्टिंग नंबर हमने क्या लिखा, 55। बस इक्वेशन रेडी, इक्वेशन रेडी तो हमारा आंसर भी रेडी, कर लो इसको। -27 इस साइड आ गया, इधर क्या आएगा -10 उस साइड में जाके +10 हो जाएगा, तो 9x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 27/9 विच इज 3। तो यानी हमारा यूनिट्स डिजिट जो था वो तो आ गया 3। और टेंस डिजिट के बारे में हमें क्या पता है, टेंस डिजिट के बारे में हमें पता है कि टेंस और यूनिट्स मिला के 10 आता है, तो टेंस डिजिट क्या हो गया 10 माइनस 3 विच इज 7। तो हमारा नंबर क्या है 73 हमारा नंबर है। देखो तो ऑप्शन में है क्या, 4 का बी इज 73। अब हमने क्या सीखा है कि हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमें बोला गया जो नंबर है उसमें से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल नंबर आएगा, दैट इज 55। तो हमारा आंसर आ गया है बी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। ये तो बहुत सिंपल है। फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर इज 1/4 ऑफ अ नंबर, दैट इज 1/4 x ले लो, उस नंबर को x ले लो, तो 1/4 ऑफ दैट नंबर एक्सीड्स द 1/6, यानी 1/4 x एक्सीड्स 1/6 x इज इक्वल टू कितना आएगा 4। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो आप खुद सॉल्व कर लोगे।
नेक्स्ट देखो 6, 10 years ago द एज ऑफ द, अच्छा एज वाला सम आ गया, अब तो और मजा आएगा, करते हैं इसको। 10 years ago the age of the father was 4 times of his son। तो इसमें कोई भी एक एज को पहले x लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सन का प्रेजेंट एज को ले लो x, ठीक है। 10 years ago तो 10 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है। तो 10 साल पहले सन की एज क्या होगी, आज सन की एज है x, तो 10 साल पहले क्या थी, 10 years ago, मैं इसको पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं, आप समझ रहे हो, x माइनस 10 थी। अब क्या बोला जा रहा है, 10 साल पहले एज ऑफ द फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी 10 साल पहले जो सन का एज था उससे जो पापा का एज था वो क्या था, 4 टाइम्स ऑफ हिज सन था। 4 टाइम्स ऑफ हिज सन मतलब फादर का एज 10 साल पहले की बात कर रही हूं, 10 साल पहले फादर की एज थी वो 4 गुना थी सन के एज के। ये तो आ गया। 10 साल पहले पापा की एज 4 गुना थी सन की एज से, तो सन की आज अगर एज x है तो 10 साल पहले x माइनस 10 थी, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही है, और फादर की एज उससे 4 गुना थी, ठीक है। 10 years hence, 10 years hence मतलब 10 years later, hence मतलब later, बाद में। तो आज से 10 साल बाद, 10 साल पहले से 10 साल बाद तो आज हो गया, आज से अब 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो 10 years later, ठीक है। The age of the father will be twice that of his son. Age of the father will be twice as that of his son. मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या है, 10 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी, x ही रहेगी। आज अगर x है तो 10 साल बाद सन की एज तो x प्लस 10 हो जाएगी, और फादर की एज क्या बोल रहे हैं, क्या हो जाएगी, विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो फादर की एज हो जाएगी 2 ऑफ x प्लस 10, ठीक है। अब हमने कहानी तो पूरा लिख लिया कि 10 साल पहले अगर सन की एज इतनी थी तो फादर की एज इतनी थी, और 10 साल बाद सन की एज अगर इतनी थी, इतनी होगी, तो फादर की एज इतनी होगी। तो अब हमें क्या बताना है कि प्रेजेंट एज दोनों का निकाल के देना है, ठीक है। तो चलो प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो अब हमने ये सब तो देख लिया कि सब कुछ क्या है, बट इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कुछ भी ऐसा थोड़ी दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस या दिस इज इक्वल टू दिस या रिजल्ट्स इन, ऐसा तो कुछ नहीं दिया, बस 10 साल पहले का कहानी दे दिया और अभी 10 साल बाद का कहानी दे दिया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। अब देखो, फादर की एज 10 साल पहले इतनी थी और आज से 10 साल बाद इतनी होगी, तो इस एज में और इस एज में, फादर की इस एज में और इसकी इस एज में कितने साल का फर्क है, ये कौन बताएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10 साल पहले की बात है ये, पहले की बात, आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, और आज से 10 साल बाद, तो इसमें और इसमें कितने साल का गैप हुआ, 20 साल, यस। तो यानी फादर की इस एज में और फादर की इस एज में 20 साल का फर्क है, यस 20 साल का फर्क है। तो चलो इसको सजा लेते हैं अब। तो फादर की एज 10 साल पहले कितनी थी, आज से 4x माइनस 10, तो 4 ऑफ x माइनस 10, और फादर की इस एज में, अच्छा नहीं पहले तो ये नहीं आएगा ना, कौन सा बड़ा एज होगा, 10 साल बाद का तो एज ज्यादा होगा ना आपका, तो यानी ये एज पहले आएगा। तो 2 ऑफ x प्लस 10 माइनस 4 ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 20, यस। इस एज में और इस एज में 20 साल का फर्क है, तो हमारा इक्वेशन बन गया। फास्ट इसको अब x को सॉल्व करिए, आइए इसको आगे सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 2x प्लस 20 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 20, ठीक है। और
2x माइनस 4x माइनस में आएगा, इधर एक बार लिख लेते हैं, प्लस 20 प्लस 40 इज प्लस 60 इज इक्वल टू 20। तो अब 2x को उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, और 20 को इधर ले आते हैं, तो 60 माइनस 20 इज 40 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 40/2 विच इज 20। यानी x किसका प्रेजेंटेज था, चेक कर लो भाई, x किसका प्रेजेंटेज था, x का प्रेजेंटेज था, राइट। तो x का प्रेजेंटेज अगर 20 है तो फादर की एज बताओ, फादर की एज कैसे निकाले। अब फादर की एज हमें पता है कि 10 साल पहले कितनी थी या 10 साल बाद कितनी होगी, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। तो चलो फादर की एज 10 साल पहले कितनी थी, फादर की एज 10 साल पहले थी 4 इंटू एक्स माइनस 10, तो 4 इंटू एक्स माइनस 10 हो गया 4 इंटू 20 माइनस 10 विच इज 10 अगेन 40। तो 40 एज थोड़ी ना फादर की आ गई, तो 10 साल पहले फादर की एज थी, तो 10 साल बाद यानी आज फादर की एज कितनी होगी, बस इसमें 10 ऐड करना है 50। तो फादर की एज आज 50 और सन की एज आज 20। इसको क्रॉस चेक करो, 10 years ago the father age was 4 times of his son। तो 10 years ago यानी इसका 10 साल पहले के होता है 40 और इसका 10 साल पहले होता है 10, है ना, माइनस माइनस करेंगे। अब इसको क्रॉस चेक करो, ये 4 टाइम्स है ना, 4 गुना है ना, हाँ ये 4 गुना है, हमारा आंसर करेक्ट है, वी आर डन। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 3200 एंड द कोशेंट when the larger number is divided by the smaller number is 2, the numbers are, ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट मतलब एक नंबर इनटू दूसरा नंबर इज 3200। 7 देखो, अगर 3200 दो का प्रोडक्ट है, पहले हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, इसलिए 3200 में से एक x है तो एक 3200 माइनस x है, लेकिन प्रोडक्ट बोला है ना, तो अगर एक x है तो एक 3200 by x है, ठीक है। When the larger number is divided by the smaller number is 2, यानी इन दोनों में से अपने मन से कोई भी एक लार्जर नंबर ले लो, चलो इसको लार्जर नंबर लेते हैं, डिवाइडेड बाय जब स्मॉलर नंबर कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसका मतलब 3200 बाई x इंटू ये उल्टा हो जाता है तो 1/x इज इक्वल टू 2, और 3200 बाई एक्स स्क्वायर इज 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3200 बाई 2 विच इज 1600। अब ऐसा कौन सा नंबर है, 1600 का स्क्वायर रूट निकाल लो, x इज इक्वल टू 1600 का रूट ओवर क्या आता है, स्क्वायर रूट 40, यस। तो एक नंबर तो 40 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या है 32 बाई एक्स विच इज 3200 बाई 40, इसका आंसर निकाल लो 80। तो एक नंबर 40 है, एक नंबर 80 है, ठीक है। इन दोनों को इनटू कर रहे हैं तो 3200 आ रहा है, और 80 बाई 40 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स, ये मैं अब नहीं कराऊंगी, ये आप खुद से कर लोगे। अब फ्रैक्शन का सम, 3 persons Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh together have 51. If Mr. Paul has 4 less than Mr. Roy and Mr. Singh has got 5 less than Mr. Roy, they have the money as। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसको खुद से ट्राई करोगे तो ही मजा आएगा, सारा मैं बता दूंगी तो आप लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। a number consists of 2 digits, again student number वाला प्रॉब्लम है। One student is asked to divide a half number, ये भी कर लोगे। If a number of which the half is greater, ये भी कर लोगे, ठीक है। तो यहां से अब आप नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 सम्स अब आप खुद से ट्राई करोगे, इसके हमको आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, बट ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। नेक्स्ट डे वील स्टार्ट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स, मतलब जिसमें x और y दोनों रहेगा, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर का लेवल का रहेगा, बट देन वील डू दिस ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।